हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साइंस और जीके को कवर करेंगे। जैसा कि कल आपका एग्जाम शेड्यूल आपका रिलीज हो गया है। मार्च में आपका 2 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा। तो वैसे में हम लोग जो 50 नंबर आपके पूछे जाने हैं, ये आपके साइंस और जीके पूछा जाएगा, जिसमें कि लगभग 20 से प्लस क्वेश्चन आपका साइंस का होगा। उसके बाद जो आपका सेशन बचता है ये आपका जीके और आपका करंट अफेयर्स होगा। तो जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका है, जहां से क्वेश्चन लगातार आपका पूछा गया है, इन सभी का कलेक्शन आपको लगातार अब आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ खान जीएस रिसर्च सेंटर का एक अपडेटेड आपका बुक लॉन्च किया गया है, जो कि जीएस का काफ़ी मुझे बेहतरीन लगा। तो इसको भी लगातार हम लोग कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस बुक की खास बात यह है, इसमें आपका लास्ट में कुछ आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो आपको रिवीजन के तौर पर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है कंटिन्यू कवर करेंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है। वहां पर जितने भी आपका मटेरियल्स आएगा ये आपको आंसर टिक करके दिया जाएगा, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएं। देखिए, आरआरबी का जो भी पेपर कंडक्ट हुआ है तो होता है, इसमें करंट आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका ज़्यादा आता है। तो जो भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से लिया गया। आरपीएफ का ये ऑफिशियल क्वेश्चन आपका है जो कि पूछा हुआ है। तो प्रश्न है कि भारत में संसदीय शासन पद्धति किस देश से लिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में संसदीय जो शासन पद्धति है पूछा जा रहा है कि किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में सरकारों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है। भारत में सरकार का गठन जो है ये आपका 3 स्तर पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। भारत में सरकारों का गठन कितने स्तर पर किया जाता है, तो ये आपका 3 स्तर पर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की शक्तियों को कितनी सूची में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 सूची में बांटा गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सुरक्षा, वित्त, संचार आदि जैसे केंद्रीय महत्व के विषयों को किस सूची में रखा गया है। तो देखिए, एक संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है और आपके संवर्ती सूची होता है। संघ सूची के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। और जो आपके संवर्ती सूची होता है, इसमें सेंट्रल और जो है स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बनाती है। तो वैसे केस में हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि आपका केंद्र सरकार से आपका रिलेटेड होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि भूमि, कृषि, पुलिस आदि जैसे विषयों में कानून बनाने का अधिकार इसमें से किसके पास होता है। तो देखिए, आपका भूमि है, कृषि है, पुलिस है, इन सभी के विषयों में कानून बनाने का जो अधिकार है ये आपके राज्य सरकार के पास होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आपका है। देखिए, आरपीएफ की अगर बात करें हम लोग तो ये आपका देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, नहीं। जो आरपीएफ होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और ये काफ़ी एक एब्स्ट्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, इसको यहाँ पर आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य के विषय किस सूची में रखे गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय ये दोस्तों आपका रखा गया है संवर्ती सूची के अंतर्गत, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसमें जो है डिसीजन ले सकती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट शक्तियों के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को प्राप्त है। अपशिष्ट शक्तियों में, ठीक है, अपशिष्ट शक्तियों में तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये केंद्र सरकार के पास इसमें कानून बनाने का अधिकार होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो दोस्तों आपका जोड़ा गया है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में। मूल कर्तव्य की बात किया जा रहा है तो 36 से लेकर के 51 तक मूल कर्तव्य का चर्चा किया गया है, जो भाग 4 के अंतर्गत आपका आता है। ध्यान में रखना, भाग 4 के अंतर्गत। जबकि बात करें हम लोग फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है, ये दोस्तों आपका आता है भाग 3 के अंतर्गत।
अगर आर्टिकल की बात करें तो 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है और ये आपके भाग 3 का विषय है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों को किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य के बारे में बताना है, आंसर बताइए, सही आंसर आपका क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, बात हो रहा है यहाँ पर आपका मूल कर्तव्य का, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में संविधान में कितने मूल कर्तव्य वर्णित है। देखिए वर्तमान में संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य वर्णित है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डबल स्टार कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। मैं फिर से कह दूं, ये सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो आरपीएफ के लिए स्पेशल आपका प्रिपेयर्ड है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका निश्चित रूप से होगा। और जो क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया इसमें सारा कुछ आपको दिया गया है। तो जो भी मैं चीज़ें अभी कवर कराऊंगा ये सभी आपका इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, ध्यान से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका बनाया गया है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में। अगर यहाँ से ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं। संसद के टोटल आपका जो है कितने अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद के देखिए आपका 3 अंग होते हैं, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा और दोस्तों आपका आ जाता है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से हमारा संसद के 3 अंग आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है जो संसद के 3 अंग आपके होते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान के कौन सा प्रावधान देश के सभी नागरिकों को सरकारों की मनमानी और निरंकुशता से बचाने के लिए है, ये आपको ऊपर बतानी है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारे पास टोटल 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। वैसे अगर देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 36 तक 35 तक टोटल फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। लेकिन जो हमारा मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, इसकी वर्णन आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत दिया गया है। कई बार तो प्रश्न आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ये आर्टिकल आपका 19 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस तिथि से देश में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों ये आपका लागू जो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से आपका लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका किया जाता है 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार से हटाने के बाद आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपका डाल दिया गया है, और जो संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का कानूनी अधिकार बन गया है। तो ऐसे में हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदयुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा पारित महाभियोग। जैसे राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, सेम उसी टाइप से उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने का काम किया जाता है, और ये संसद के द्वारा होता है। तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका आंसर लगाएंगे आप लोग। यहाँ से आप लोग जो है शुरू हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संविधान का 42वां संशोधन ये कब हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें हमें 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, और ये 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में मेरे पास केवल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स बची हुई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी के साथ चला जाएगा। संविधान का 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था।
तो सी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ये कौन थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर आपका क्या है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये प्रतिभा पाटिल को किया गया था। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर प्रतिभा पाटिल नहीं होगा दोस्तों, ये तो काफ़ी जो है आपका नॉर्मल क्वेश्चन आपका गलत हो रहा था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जो मिसयूज किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं। देखिए लाल किले पर जो झंडा फहराता है स्वतंत्रता दिवस के दिन, ये दोस्तों आपके प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के दिन ये राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा फहराया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मेनली आपको देखना है कि स्वतंत्रता दिवस जिसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, इस समय प्रधानमंत्री के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। और जो आपके 26 जनवरी होता है जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ऐसे केस में आपका राष्ट्रपति के द्वारा झंडोत्तोलन की जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना है 1950 में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा कहाँ पर फहराया जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। देखिए कांस्टेबल में क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपके समान स्तर का रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका प्रीवियस ईयर जो आपका कटअप था 120 में 120 चला गया था। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट इसको देख करके हतोत्साहित ना हो, ये नॉर्मलाइजेशन था। और प्रीवियस जो आपका था इसमें आपका 15 से 20 मार्च तक आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ाता है। और ये एक जोन में आपका ऐसा हुआ था, ठीक है। तो एब्सेक्शन आप इसको ले सकते हो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा झंडा कहाँ पर फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस दिन मतलब इंडिपेंडेंस डे को जो मनाया जाता है ये आपके लाल किला पर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। 17वीं लोकसभा चुनाव के लिए भारत में आम चुनाव कब हुए थे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ये जो है आपका करेक्ट है। प्रस्तावना में दोस्तों केवल जो है एक बार अभी तक संशोधन किया गया है, आप इन चीज़ों को यहाँ से याद रखना। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है, बताइए राइट आंसर आपका क्या है। तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, अगर आपको पूछा जाता है कौन सी जो है आदिवासी महिला जो है जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ है, ये भारत के लिए प्रथम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 2014 से। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पूछा गया है, कहा जा रहा है कि 2 बार लगातार निर्वाचित होने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम क्या है। जो 2 बार लगातार निर्वाचित हुए थे भारत के राष्ट्रपति, ये दोस्तों आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुआ था ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे। और दूसरा जो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था, और सबसे जो कम कार्यकाल रहा था ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भारत के जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे आपका। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा है कि भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। मिसाइल मैन किस भारतीय राष्ट्रपति को कहा जाता है।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपका रिपीट किया गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये शायद ही कहीं आपको एनालिसिस कराए जाते होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट आपका अपडेट किया गया है। नोट्स आपका पूछा है कि मिसाइल मैन किस भारतीय संविधान को किस राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है, बी आपका करेक्ट है। इनमें से कौन भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये इनमें से सभी है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और आपका लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है। हमारे भारत में निर्वाचन जो होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि अगर बात करें अमेरिका में तो वहाँ पर जो है 4 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अगला आपका टॉपिक कंटिन्यू होता है और देखिए इसका कंप्लीटली जो रिवीजन पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके मिलेगा ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। भारतीय संसद के जो है कितने सदन होते हैं, तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। भारतीय संसद के जो है ये आपका 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के द्वितीय सदन का नाम क्या है। भारतीय संसद के द्वितीय सदन का नाम होता है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। झारखंड से लोकसभा के लिए कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, देखिए झारखंड से लोकसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ऑप्शन हमारा दोस्तों आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 14 प्रतिनिधि यहाँ से आपका चुना जाता है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम लोकसभा का आम चुनाव 1950 में हुआ था। ध्यान में रखना भारत में प्रथम जो है लोकसभा का जो चुनाव है ये कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1950 नहीं होगा। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 250 हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस राज्य से लोकसभा एवं राज्यसभा के सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा से अधिकतम सदस्य चुना जाता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर हिट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है कि संसद के किस सदन को राज्यों की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद के किस सदन को राज्यों की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो ये दोस्तों आपका कहा जाता है राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा के कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है, तो 543 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो 543। ऑप्शन ई आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति के द्वारा किस समुदाय के 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो देखिए 2 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है ये आपका एंग्लो इंडियन से, अभी जस्ट मैंने इसको रिवील भी दिया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अवकाश हो सकता है, मतलब कितने समय तक ये खाली रह सकता है, डिफरेंट हो सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है आरपीएफ के एग्जाम में। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। ऑप्शन सी करेक्ट है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए जो टोटल आपके पूछे जा रहे हैं कि कितनी सीट जो है ये आपका रिजर्व है, तो ये आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 84 आपका जो है अनुसूचित जाति के लिए आपका रिजर्व है, जो आपका एससी के कैंडिडेट होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ से डी सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है लोकसभा में। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ से करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए आपका 84 है, जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टोटल आपका 47 सीटें आपका रिजर्व है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कई बार पूछा जाता है SC ST के लिए कितने सीटें रिजर्व है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लेना। तो देखिए 7 4 11, 8 4 12, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 8 4 12, 1 13, तो इस प्रकार से 131 आपका आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले लोकसभा भंग हो जाने पर कराए जाने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। 5 ईयर से पहले जो है कार्यकाल मतलब पूरा होने से पहले लोकसभा अगर भंग हो जाता है तो पुनः जो चुनाव कराए जाएंगे इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है माध्यमिक चुनाव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं। अगला देखिए हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है, झारखंड उच्च न्यायालय जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। देखिए सबसे पहले जो स्थापना किया गया था कोलकाता हाई कोर्ट का ही स्थापना किया गया था और ये किया गया था 1862 में। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाया जाता है। इसके अलावा CM की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत होती है। दहेज प्रताड़ना के मामले की सुनवाई किस कानून के तहत होती है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फौजदारी कानून के तहत। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 124 के तहत होता है और ये कहाँ पर है, तो दिल्ली के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि केंद्र के द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये फ्रेंड्स आपका हुआ था 2013 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका किया गया था 2013 में, डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली दोपहर का भोजन पूछा जा रहा है कि व्यवस्था डैश के फलस्वरूप हुआ था। ये सबसे पहले तमिलनाडु के अंतर्गत दोपहर में मिलने वाली भोजन का प्रावधान किया गया था और ये एक प्रकार का जो है जनहित याचिका है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, पूछा हुआ है। एस्थेटिक्स की अगर बात करें तो जो आपका एस्थेटिक्स है ये दोस्तों आपको अलग से आपको कवर कराए जाएंगे। एस्थेटिक्स का भी क्वेश्चन का कलेक्शन आपका हो चुका है और इसका भी PDF आपका आ चुका है, तो इसका भी कंप्लीटली हम लोग चीज़ों को जो है कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है। जनहित याचिका के अंतर्गत रखा जाता है जैसे आपका बदुआ श्रम में उपेक्षित बच्चे हैं, महिलाओं पर अत्याचार, तो ये सभी आपका रखा जाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और एक ट्रिक की अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और उपयुक्त में से सभी रहता है तो 90.99% आपके चांसेस रहते हैं, 99.99 चांसेस रहते हैं कि यही आपका करेक्ट आंसर होता है, ऑल ऑफ दीज वाला। तो ऑप्शन आप जाने अनजाने में हिट कर सकते हो रिक्स लेकर के। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसका है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ये दोस्तों आपके होते हैं राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का डैश उच्च न्यायालय है। झारखंड उच्च न्यायालय देश के कितने नंबर पर उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 21वें नंबर पर उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार मिश्रा है। सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और इसमें आपका 30 अन्य न्यायाधीश होता है। तो ऑप्शन चलिए बिल्कुल करेक्ट है, आपका 30 अन्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है। प्रधान जिला और सत्र की जो है सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 60 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, 124। अभी मैंने आपको तुरंत कवर करा दिया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है, आखिर पूछा जा रहा है कि अभिलेखीय जो है न्यायालय किसे कहते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे आपका कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी। अगला सेशन में हम लोग जो है अब एंटर कर चुके हैं। अगला सेशन का यहाँ से आपका चीज़ आपका कंटिन्यू होगा, तो यहाँ से आप लोग आंसर लगाइए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हमारे समाज का वह कौन सा वर्ग है जो हाशिए में आता है, बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और महिला है। तो इनमें से जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब बना है। तो ये दोस्तों आपके बने हैं 1989 में, 1989 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बना है। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, समाज में आदिवासियों के हाशियाकरण के लिए एक प्रमुख कारण क्या है। समाज में आदिवासियों के हाशियाकरण के लिए एक प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारण है गरीबी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम कब पारित किया। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ था, तो वर्ष 2005 में आपका जो है ये सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 10% से ज़्यादा केवल अनुसूचित जनजाति है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 50%। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए जिसकी संख्या कम होती है इसे हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संख्या में कम होना अल्पसंख्यक कहलाता है। और अल्पसंख्यक को जो आपका दिया गया आज़ादी आर्टिकल आपका 29 और 30 के अंतर्गत आपको दिया गया है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में समिति का गठन कब हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाशियाकरण से निपटने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ज़रूरत पड़ता है राजनीतियों की, संसाधनों की, सुरक्षा की। तो इनमें से आपका सही भी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार के तहत सभी डैश नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 89 में संविधान संशोधन के तहत गलत हो जाएगा। देखिए हमारा जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत 1889 में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर ये आपके 18 वर्ष आपका कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत का अंत और इसका वर्णन आर्टिकल हमारा 17 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो देखिए आपका छुआछूत का अंत मतलब किसी के साथ भेदभाव ना किया जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ जाएगा, वह छूने योग्य नहीं है, इसका मतलब यही होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। यह संविधान के किस मूल्य की जो है ये आपका पुष्टि करता है। तो एक प्रकार का आपका जो है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। डबल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल 25 से 28 तक दोस्तों किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अनुसार किन के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। आर्टिकल 15 के 3 के अकॉर्डिंग किसके लिए किया गया है। तो ये आपका देखिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जनजातीय लड़कियों की शिक्षा हेतु उसको बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से छात्रावास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था।
तो ये दोस्तों आपका किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसका उन्मूलन किया जा सकता है। तो 17 के तहत अस्पृश्यता कांड, जो कि हमारा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो यहाँ से देखिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जो चीज़ें आपकी बची हुई है इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। बाकी जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जो घंटी का आइकॉन दिखता है उस पर क्लिक करके आप कॉल पे सेट कर लेना है, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और आप सभी जो है जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है या फिर किसी प्रकार का अगर आपको डिमांड हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में फिर ये आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।